Hello everyone, welcome back to our study channel, that is Rangin Group of Studies. Here we are again with our last topic from the chapter Mineral and Energy Resources. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पेट्रोलियम के बारे में और कोल के बारे में पढ़ा था। तो पेट्रोलियम के जहाँ के हमने उस चीज़ों का रिवाइज कर लेना, जैसा कि हमने कोल के बारे में बताया था। एक मिनट बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट सेकंड कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए ताकि मैं अपना पेन का जो है उसको सिलेक्ट कर सकूँ। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे उसके बाद हमने नॉन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ा था कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ये हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। अब बात आती है इसके बाद कन्वेंशनल में, जैसे हमने वो पढ़े थे बेटा, जैसे हमारे नॉन कन्वेंशनल में जैसे हमारा क्या था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेज थे, या हमारे जैसे टिडल एनर्जी थी या जियोथर्मल एनर्जी थी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और कन्वेंशनल में जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा था, कोल के बाद पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के बाद हमने बेटा उसके बाद हमने जैसे नेचुरल गैस वगैरह के बारे में पढ़ा था, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था। तो अब जो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक आज हमारा जो होगा वो डिटेल में होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज की कंजर्वेशन क्यों करनी चाहिए। हमें एनर्जी के जो हमारे मिनरल्स हैं बेटा, या हमारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है बेटा, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया कंजर्वेशन, क्योंकि देखो रिसोर्सेज हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो रेन्यूएबल हैं और कुछ ऐसे हैं बेटा जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इसमें हमारे रिसोर्सेज हमारे जैसे रेन्यूएबल के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं ये हमारे जैसे टिड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हैं। लेकिन नॉन रेन्यूएबल के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं ये सारे हमारे पेट्रोलियम हो गया, फ्यूल हो गया, ये सारे के सारे हमारे कैसे रिसोर्सेज है बेटा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, तो हमें इनको कंजर्वेशन करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसका ना आपको थोड़ा सा इंटरव्यू बता देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ कि कंजर्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए जैसे हम कभी भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं बेटा ये रेन्यूएबल भी है और नॉन रेन्यूएबल भी है। क्योंकि इनको अगर हम फॉर्मेशन की तरफ से देखें, अगर हम फॉर्मेशन देखें तो इनको फॉर्मेशन में जैसे मान लें मैं कोल की बात करूं, कोल के बाद यहाँ पे आपका जाता है पेट्रोलियम का आता है बेटा, पेट्रोलियम के बारे में बात हो तो इनको ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। क्योंकि कोल किससे होता है, हमारी वेजिटेशन से रिलेटेड है। जो हमारी नीचे वेजिटेशन हमारे नीचे चली गई है उनके ऊपर जैसे प्रेशर अप्लाई होता है। और पेट्रोलियम हमारा किससे, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स है उनसे रिलेटेड है। लेकिन हमारी एक चीज सेम है बेटा, कि हमारा जो रेट ऑफ कंजप्शन है ना, हमारा जो रेट ऑफ कंजप्शन है, और दूसरा हमारा है जो रेट ऑफ रेनोवेशन है। रेनोवेशन का मतलब दोबारा बनना उसका। ये दोनों ना एक दूसरे के साथ ना बाई हैंड वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ कंजप्शन जो हो गया है, रेट ऑफ जो हमारा कंजप्शन हो गया वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हम रिसोर्सेज को इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं कि हमें इनको रिसोर्सेज को बचाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमें एनर्जी के रिसोर्सेज को कंजर्व करने की आवश्यकता है और ऐसे मेथड अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाए कि जो हमारे रेन्यूएबल हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रयोग करें, टिडल एनर्जी का इस्तेमाल करें, जियोथर्मल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे ना रिसर्च एंड डाटा के ऊपर बेस्ड होते हैं। और रिसर्च एंड डाटा को ज़्यादातर वही कर पाती हैं जो कंट्री होती हैं बेटा, डेवलप्ड कंट्री होती हैं। जो डेवलप्ड कंट्री जो मैन पावर को ज़्यादा वर्क देती हैं और ऐसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालती हैं जो स्किल्ड होते हैं। और स्किल्ड होने का मतलब क्या है, अगर वो स्किल्ड होंगे तो रिसर्च एंड डाटा के द्वारा ऐसा कोई ना कोई चीजें फाइंड कर ही लेंगे जिसकी वजह से ये आपकी नॉन रेन्यूएबल का ज्यादा इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो परमिटिव होती हैं, जैसे परमिटिव का मतलब है जैसे मान ले हमारी सबसे नीचे आती है अंडर डेवलप्ड आती है, जो हमारी अंडर डेवलप्ड है बेटा वो परमिटिव है। वो सीधा सीधा किसको बंद करेंगे, पेट्रोल का करेंगे, डीजल का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूल वुड का इस्तेमाल करेंगे, काऊ डंग केक का इस्तेमाल करेंगे। वो डायरेक्ट उनको सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी से मतलब
होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी से उनका मतलब कुछ भी नहीं होता। अभी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कोई चीज होती है, आपका सोर्स कहाँ से हो रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री वो जानती हैं कि इसका इफेक्ट ना हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है, और जो हमारे रेन्यूएबल सोर्सेज है वो एनवायरनमेंट के तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी उनके रेनोवेशन के हिसाब से भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में हमें शिफ्ट होने की आवश्यकता है ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर कि जो रिसोर्सेज हमारे रेन्यूएबल हों, और ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम, ताकि जो फ्यूचर है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर पाएं, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए बेटा। तो हमारे को जैसे बोलते हैं ना, वही बात बार बार रिपीट होती है, किसके अनुसार कार्य करना चाहिए, नीड के अनुसार कार्य करना चाहिए, बल्कि ग्रीड के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। और अब एक और बात है कि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ऐसे में सोर्स का कंजप्शन हमें बिल्कुल देख के करना चाहिए, जो सोर्स हम कंजप्शन कर रहे हैं उसको बड़ी देख से करना चाहिए। तो उससे रिगार्ड में आज की आपकी ये वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिसोर्सेज। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का इस्तेमाल करके, एक रिसोर्सेज की बजाय दूसरे रिसोर्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से एनर्जी के रिसोर्सेज को, कंजप्शन को हम बचा सकते हैं, अपने एनर्जी रिसोर्सेज को हम मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा डिप्लेट होने से कैसे रोक सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप मान ले, एक सपोज कीजिए, अगर आप एनर्जी के विदाउट, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोचते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी हो पाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल देखिए, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं आप, इंडस्ट्रीज में भी आपको क्या चाहिए, पावर की आवश्यकता पड़ती है। अब इंडस्ट्रीज में चीजों का आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन वो क्या है, प्रोडक्शन अनइवन है। तो अनइवन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मतलब बेटा आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सर्विस सेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट में भी आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो हम जैसे जैसे वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप से हम अगर सेकंड स्टेप में जाते हैं, और सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाते हैं, तो हर स्टेप में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है बेटा, उसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या होती है, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज योर फर्स्ट कंसेप्ट, एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, चाहे देखो कोई भी सेक्टर की बात कर लो आप, एग्रीकल्चर में बताता हूँ कैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर कर लीजिए, आप कोई भी इंडस्ट्री कर लीजिए, या आप इंडस्ट्री का सर्विस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट पे चले जाइए, या आप कमर्शियल में चले जाइए, या आप चले जाइए डोमेस्टिक में चले जाइए। हर जगह पे एनर्जी बताता हूँ आपको कैसे। एग्रीकल्चर में आप बेटा ट्रैक्टर का मतलब, ट्रैक्टर के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, हम अगर मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडर्न टूल्स में भी किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, आपको एनर्जी चाहिए। अगर आपका रेनवाटर मानसून के ऊपर आप आ जाती हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब वेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में भी ट्रैक्टर वगैरह हो गए, इनमें भी मॉडर्न टूल्स की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे भी हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है बेटा, एनर्जी की। इंडस्ट्री में चले जाइए, तो इंडस्ट्री का सीधा सीधा संबंध किससे होता है बेटा, मशीन के साथ होता है। मशीन्स को रन करने में, या गुड्स जो हमने प्रोड्यूस की है उसके रॉ मटेरियल को लाने और ले जाने के लिए किसका, ट्रांसपोर्ट आ जाता है। ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाते हैं बेटा, व्हीकल्स आ जाते हैं हमारे, और व्हीकल्स के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कमर्शियल है, कमर्शियल सीधे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है, उनको कमर्शियल बोलते हैं। उसमें भी बेटा क्या आ जाती है, मशीन्स आ जाती हैं। तो उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एनर्जी के रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। डोमेस्टिक में आप कुछ ले लीजिए, चाहे आप लाइट ले लीजिए, लाइट के अलावा आप कुछ भी मान लें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाना चाहते हैं जो कि आपके घर में इस्तेमाल होता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है बेटा, एक एनर्जी की फॉर्म ही तो होती है ना। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। तो एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, चाहे वो कमर्शियल का सेक्टर या डोमेस्टिक का सेक्टर है, सब चीजों में आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, नीड ऑफ इनपुट्स ऑफ एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं हम एक भी स्टेप आगे नहीं जा सकते विदाउट किसके, एनर्जी के। तो ये बात तो पॉसिबल है कि सब सेक्टर्स में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए,
ये आपको एग्रीकल्चर का दिखाया गया, जहाँ पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी एनर्जी चाहिए। या दूसरी तरफ जैसे मशीन्स वगैरह चली हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर दिखाया गया। ये आपका पहले वाला कौन सा सेक्टर है बेटा? ये आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर। सेकंड में आपका किस सेक्टर का है बेटा? ये आपका इंडस्ट्रीज का सेक्टर। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। या फिर ये आपका डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेक्टर। तो डोमेस्टिक सेक्टर में यहाँ देखिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करते हो। तीसरा आपके पास अगर कोई व्हीकल है, व्हीकल में भी आप किसका इस्तेमाल करते हो? एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। किस फॉर्म में? या तो पेट्रोल की फॉर्म में, या फिर डीजल की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, या सीएनजी की फॉर्म में। कुछ भी करिए, विदाउट एनर्जी के किसी भी व्हीकल को आप रन नहीं कर सकते। तो आप एग्रीकल्चर देख लीजिए, या इंडस्ट्रीज देख लीजिए, या फिर कोई आपका डोमेस्टिक चीज देख लीजिए, सब जगह आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बिना काम तो नहीं चल सकता। लेकिन या फिर आप देखो यहाँ पे आपको क्या होगा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सब जगह किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंट नेसेसरी रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बेटा, प्लान्स, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, इंप्लीमेंट करते हैं सिंस इंडिपेंडेंस से नेसेसरली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे ही हमको क्या मिली थी बेटा? इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिपेंडेंस हमारा देश हुआ था, तो जैसे जैसे प्लान आ रहे थे, तो किस चीज की, हम अगर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होती जा रही थी? वो ज्यादा होती जा रही थी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए बेटा? ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सबसे हमारा बेसिक फैक्ट था कि अगर हमें अपनी एग्रीकल्चर को अगर आप मॉडर्नाइज करेंगे, देखो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करेंगे आप, तब भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? एग्रीकल्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है बेटा? वो इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एज ए रिजल्ट, कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन स्टेडीली राइजिंग। तो कंजप्शन हमारा क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी का ये क्या हो रहा है? स्टेडीली राइजिंग हो रहा है, राइज होते जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री में। चाहे आप कौन सा भी मेथड अपना लीजिए, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे आपका वो डोमेस्टिक सेक्टर है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सब सेक्टर्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है? एनर्जी बिल्कुल ज्यादा की आपको आवश्यकता पड़ रही है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ। देखो मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल पाथ। एक मिनट मैं इनके एक बार चेंज कर लेता हूँ इसकी। सस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है? एनर्जी के रिसोर्सिस का यूज तो करना है, लेकिन क्या होना चाहिए? वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू सिक्योर द एनर्जी के रिसोर्सिस फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हमें जब भी कोई भी सस्टेनेबल पाथ को अपनाना है बेटा डेवलपमेंट की, तो मैंने एनर्जी रिसोर्सेज का हमें कैसा यूज करना चाहिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर द एनर्जी रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऐसा पाथ ही कहलाता है बेटा जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि ऐसा भी नहीं है कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बंद कर दे, यूज करना स्टॉप कर दे। नो, दैट इज नॉट आल्सो अंडर द sustainable development. In sustainable development we can use energy resources, but the use are according to the optimum utilization in order to secure the energy rise
एनर्जी रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ताकि जिन जो हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, नॉन रेन्यूएबल है, जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, जिनको कितने ईयर्स लगे हैं बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं उनको यूज करने में, ताकि उनका यूज हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कर पाए। और फ्यूचर जनरेशन को भी कैसे करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ताकि अगले वाली और फ्यूचर जो जनरेशन है बेटा उन रिसोर्सेज के द्वारा अपना डेवलपमेंट कर पाए, उसका भी हमें भागीदार बनना चाहिए। तो ऐसा पाथ कौन सा होता है बेटा, ऐसा पाथ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी। तो सो दैट वी कैन से दैट इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड है बेटा, क्या है, अभी अर्जेंट नीड है किसकी, टू डेवलप ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ डेवलपमेंट का सस्टेनेबल पाथ बेटा, ये भी हमारी क्या हो जाती है बेटा, नीड हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ डेवलप ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट हो तो पाए लेकिन वो कैसी हो बेटा, सस्टेनेबल हो, कैसी हो, बिल्कुल सस्टेनेबल हो। आगे चलते हैं, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज, किसका इस्तेमाल करें बेटा, एक तो इंक्रीज, देखो सस्टेनेबल कब हो पाएगा, देखो जब हम जो नॉन रेन्यूएबल हैं, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनका तो इस्तेमाल हम ज्यादा कर दें, और जो हमारे पास रेन्यूएबल हैं रिसोर्सेज उनका यूज हम क्या कर दें, कम कर दें। तो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का तो यूज क्या कर दे बेटा, हम ज्यादा कर दे, और रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज क्या कर दे, हम कम कर दे। तो इसके द्वारा हम क्या अचीव कर पाएंगे, सो दैट वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर पाएंगे बेटा, अचीव कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है वो, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। तो जो सस्टेनेबल एनर्जी है ना हमारी, जो सस्टेनेबल एनर्जी है हमारी, उसके जो दो टूल्स हैं वो क्या है, एक तो हम उसको क्या करें, कंजर्वेशन करें, और दूसरा क्या है, कंजर्वेशन के साथ साथ बेटा क्या करें, हम रेन्यूएबल का इस्तेमाल। These are the two planks of the sustainable energy के, ये दो हमारे प्लैंक्स हैं जिसके अंडर हम कंजर्व भी करते हैं और दूसरी तरफ हम रेन्यूएबल का भी इस्तेमाल करते हैं। These are the two tools, ये हमारे दो टूल्स होते हैं बेटा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हम अपने एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लिस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री। तो हमारी वन ऑफ द लिस्ट का मतलब एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। वी हैव टू अडॉप्ट ए कोशियस अप्रोच, हमें ना एक कोशियस का मतलब है, कोशियस यहाँ पे जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है बेटा सावधानी से, सावधानी से हमें करना चाहिए क्या, अप्रोच, सावधानी से अप्रोच करना चाहिए। जुडिशियस यूज, जुडिशियस का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब न्यायपूर्ण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यायपूर्ण। और न्याय हमें किसके साथ करना है, फ्यूचर जनरेशन के साथ। जुडिशियस का मतलब क्या होगा, ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास भी एनर्जी के रिसोर्सेज क्या हो सके बेटा, एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए भी क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, ताकि हम उनका ज्यादा उनको डिप्लेट ना करें। इसी को हम बोलते हैं जुडिशियस, जुडिशियस यूज ऑफ और लिमिटेड। और एक वर्ड हो रहा है कि लिमिटेड एनर्जी को जो रिसोर्सेज है बेटा उन रिसोर्सेज का यूज क्या करना चाहिए, हमें लिमिटेड करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल है बेटा जिसको बनने में मिलियन ईयर लगेंगे, कोल के अलावा कौन सा है बेटा, पेट्रोलियम है जिसको भी क्या लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, या फिर हमारी नेचुरल गैस वगैरह बेटा, इन सब को भी क्या करना चाहिए हमें, बिल्कुल। और ये सिर्फ आपके एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए नहीं, ये सभी तरह के रिसोर्सेज के लिए बेटा, जो भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं जो लिमिटेड है, क्वांटिटी में क्या है, लिमिटेड है, तो उन सब का हमें क्या करना चाहिए बेटा, बिल्कुल हमें अप्रोच कोशियस रखनी चाहिए और उनका जुडिशियस यूज करना चाहिए, किसके लिए, लिमिटेड एनर्जी के लिए। तो एक और ये टर्म आती है बेटा कि हमें क्या करना चाहिए, उनको बिल्कुल बचाए रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एज कंसर्न सिटीजन, अगर आप कंसर्न का मतलब आप चिंता करते हो अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी, देखो कंसर्न सिटीजन कौन होता है, कंसर्न वही होता है जो किसके बारे में सोचता है, अपनी कंट्री के बारे में भी सोचता है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचता है कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है।
तो डू अवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। अब क्या हो गया, आज के टाइम पे मंजर ऐसा है कि एक घर में अगर 3 पीपल्स हैं तो 3 पीपल्स तीनों के तीनों ही अपनी पर्सनल गाड़ियां लेके चलते हैं, और जब आप रेड लाइट पे रुकते हो तब भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तब भी आप रेड लाइट के ऊपर अपने व्हीकल को बंद नहीं करते हो। तो अगर एक बस के द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करते हो, ऐसा व्यक्ति एक दिन भी अगर सारे करेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। अगर रेड लाइट पे भी हम अपने एनर्जी, एक सिटीजन होने के नाते रेड लाइट पर अपने व्हीकल को आप बंद कर दोगे, तब भी आपके पास क्या होगा बेटा, तब भी हमारे पे क्या होगा बेटा, हमारा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा सिस्टम ऐसा आएगा जिसमें हम इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह किसका इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ताकि हम क्या कर सके बेटा, अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बचा सकें। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब जैसे नेक्स्ट क्या आता है बेटा, क्या आता है, जैसे हम क्या करें, जैसे स्विचिंग ऑफ कर दें बेटा अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, मैं नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं है। जैसे देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, सभी के भाई एक दिन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे तो आप सोच सकते हो कितना पेट्रोल बचाते हैं। अब ये थोड़ा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है, लेकिन अब ऐसा थोड़ा आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप सब के सब पर्सनल गाड़ियां रखेंगे और हमारे रिसोर्सेज को डिप्लेट करेंगे। तो इन रिसोर्सेज को बचाने की सोचनी चाहिए कंसर्न सिटीजन होने के नाते। जैसे स्विच स्विच ऑफ कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी को जब यूज में नहीं है, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लीजिए। अब बहुत जगह क्या होता है, बिजली जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं और उसमें मन चाहे जितना उसके एसी वगैरह को चलाते हैं, जब यूज नहीं है एसी का तब भी एसी ऑन रहता है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स का क्या करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन चीजों को हमें क्या करना चाहिए बेटा, बचाना चाहिए। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल लिमिटेड है, और इनको बनने में क्या लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो इसीलिए आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, तो अगर आपने एनर्जी को सेव किया तो आप ये सोच लीजिए कि आपने एनर्जी को प्रोड्यूस भी कर दिया है विद सेविंग के साथ साथ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम एनर्जी के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर बेटा, जिसमें हमने एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी सारे सेक्टर में, नेशनल इकोनॉमी में सब में एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जैसे कि आप कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लीजिए, कुकिंग सेक्टर ले लीजिए, कुकिंग सॉरी डोमेस्टिक सेक्टर ले लीजिए, या फिर आपने इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में ले लीजिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आपकी होती चली जाती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ती चली जाती है। जैसे एनर्जी का इस्तेमाल देखें, हम जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी डेवलप हुई तो आपने एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट कंजप्शन एनर्जी क्या होता जा रहा है बेटा, राइजिंग होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या सस्टेनेबल, सबसे पहली बात है कंजर्वेशन में सबसे मेन चीज क्या होती है बेटा, जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है बेटा, आपको कंजप्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, आपको कंजप्शन करना चाहिए, ताकि आपकी सिर्फ एक चीज अगर होगी ना, सिर्फ ये चीज अगर आपने एक्सेप्ट कर ली ना कि आपने सस्टेनेबल यूज करना है एनर्जी का, तो बस उसके साथ आपका कंजर्वेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि अडेप्ट कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए जुडिशियस यूज करने के लिए। तो इस तरीके से जैसे कोई कंसर्न सिटीजन है वो कम से कम आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जब जरूरत नहीं है बेटा उसको हम स्विच ऑफ कर दें और नॉन कन्वेंशनल सोर्स को अपनाएं। जैसे यहाँ पे दिख रहा ना आपको, यहाँ पे कौन सी विंड एनर्जी का एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल लिया गया है। तो हम किसका इस्तेमाल करें बेटा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं बेटा। ये कौन से सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा कि हमें ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम कंजर्वेशन कर सकें। तो इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं बेटा, हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कि आपके इस चैप्टर से था। तो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, इस बात से सेंटेंस का ध्यान रखिए कि आपने एनर्जी को सेव कर लिया तो इसका मतलब आपने एनर्जी को प्रोड्यूस ही कर दिया। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था बेटा, लास्ट चैप्टर नहीं, लास्ट आपका सेक्शन था, लास्ट आपका टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियोज के बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपकी सबसे पहली होगी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी। उसके बाद हम इसके PYQ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। अगर आप चाहते हैं हम इसके असर्शन और इसके रीजन भी करें
और इसके केस स्टडी भी करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि असर्शन और रीजंस आपके वीडियो के द्वारा और पीवाई के द्वारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल पार्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए अगर आप असर्शन, रीजन और केस स्टडी करना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच for attending this class. Now we will meet in the next section of this chapter, that is NCERT question answer. Thank you very much. Have a nice day.